नमस्कार। और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं वीकेबी न्यूज़ के खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है नागपुर की 9 देवियाँ। जी हाँ, नवरात्र का पर्व चल रहा है और हम लोगों ने इस सिलसिले में एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें नागपुर के जाने माने जो देवियाँ ही कहेंगे हम, उनसे हम खास मुलाकात कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ऋचा जैन, जो जिनका नाम काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी जाना माना नाम है। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि आज का इनके क्षेत्र में इन्होंने शुरुआत कहाँ से की है। सबसे पहले तो नमस्ते मैम, आपका हमसे जुड़ने के लिए काफ़ी धन्यवाद मैं बोलूँगी। तो मैम सबसे पहले आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि आप कहाँ, आपका जन्म जो हुआ है, आप प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हो? जी, सबसे पहले तो नवरात्रि की मेरी तरफ से डॉक्टर ऋचा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक, आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुरुआत की यदि मैं बात करूं तो मेरा जन्म तो मध्य प्रदेश का है। मैं गाड़ावारा जो कि पिपरिया और जबलपुर नरसिंहपुर की डिस्ट्रिक्ट उसका आता है, बर्थ मेरा वहाँ से है। और काफ़ी साल मैंने अपनी, जब मतलब उम्र की 13 साल की जब मैं थी, तब से मेरी अपनी लाइफ हिस्ट्री चालू हुई। कुछ ऐसी ट्रेजेडी थी कि हमारे फादर को एक्चुअली पैरालिसिस हो गया था और फिर 2 इयर्स उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं रही। फिर वो कोमा में भी चले गए थे और फिर सडनली हम लोग सब ने उनको खो दिया था। तो उस एज में ही हमारी काफ़ी 100 ईयर ओल्ड शॉप ज्वेलरी की है, तो वहाँ से ही हमारी लाइफ की हिस्ट्री स्टार्ट हुई। और ज्वेलरी शॉप में एज ऑफ 13 से ही मैंने अपनी पढ़ाई साथ में करते हुए वहाँ पे बैठना चालू किया। इवन ग्राहकों को संभालना, ज्वेलरी बनवाना, ज्वेलरी बेचना, स्टॉक देना, एवरीथिंग वी हैव टू मैनेज। हमने उस सबको मैनेज करते हुए शादी तक पढ़ाई भी किया और साथ में अपना पूरा बिजनेस भी हैंडल किया। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने काफ़ी छोटेपन से आपने इन सब में जो उतार चढ़ाव जो होते हैं वो देखे हैं, लेकिन आपका जो घर का आपके वातावरण था वो कैसा रहा? क्योंकि एक पिता की मृत्यु के बाद जो घर का वातावरण होता है वो थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है, तो वातावरण कैसा रहा? देखिए, यदि मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो मेरे 4 बड़े जिया जी हैं और मैं सबसे छोटी बहन हूं और एक छोटा भाई है। और मदर का जो नेचर था, मतलब मेरे पापा भी बहुत फ्रैंक थे। बचपन में ये होता था कि मैं जब फ्रॉक पहन के अपने शॉप में जाती थी तो हमारे पापा ऊपर भेज देते थे कि जाके पहले हाफ पैंट या पैंट पहन के आओ। आप यदि फ्रॉक पहन के बैठोगे तो यू आर नॉट द गुड लुक। तो मतलब आप मतलब एक प्रॉपर ड्रेसिंग करके, और जब भी स्कूल के कोई कॉम्पिटिशन्स होते थे या कहीं भी कोई अचीवमेंट में पार्टिसिपेट करना होता था तो ये था कि हमेशा वो हम लोगों को आगे करते थे और स्पीच खुद हमको लर्न करा के स्कूल भेजते थे कि आज इंडिपेंडेंस डे है, आज 15 आपको बोलना है तो आपको स्पीच देना है। तो इस तरह से शुरू से ही उन्होंने हमको बहुत आगे रखा। और मदर का भी, जब पापा हमारे ऑफ हो गए तो 2 साल बाद मम्मी घर आई थी, तो मदर का भी जो सपोर्ट था, मतलब जितना फ्रैंक माहौल, मैं मानूँ कि मेरे यदि उस टाइम में भी हम लोग सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब हमारे घर में आते थे, जिया जी लोगों का भी पूरा सपोर्ट था। मतलब हर स्टेप पे हमको आगे बढ़ाना, मतलब जितना काम मैं आज नागपुर में करती हूँ 4 वे, ये मैं मानती हूँ कि मैं एज ऑफ 13 से ही 4 वे काम करती आ रही हूँ कि सारे ऑर्गेनाइजेशन को भी अटेंड करना, शॉप को भी देखना, अपनी पढ़ाई भी देखना और रिलेटिव्स को भी हैंडल करना, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है वहाँ पे, तो काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी हैं, सारे फेस्टिवल्स भी हम लोग एंजॉय करते थे। तो मैं यदि ये मानूँगी कि बचपन से ही फैमिली सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो फिर लड़का हो। बात करें आपकी एजुकेशन की तो ऐसा होता है कि हर लड़की का एक सपना होता है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाऊँ या आईपीएस या आईएएस कुछ करूँ, एक बड़ा सपना होता है। आपका क्या सपना रहा? सपना तो मेरा भी, आपने जैसे अभी बोला मेरी मन की बात ले ली, वैसे बोलूँ तो सपना तो मेरा था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, पर मजबूरी ये थी कि आईएएस ऑफिसर बनने के साथ हम शॉप नहीं हैंडल कर सकते थे, क्योंकि उसमें जो स्टडी इतनी हाई करनी थी। तब हमने अपनी एजुकेशन जो गाड़ावारा लेवल पे हम कंप्लीट कर सकते थे वो हमने कंप्लीट की। इन डिस्टेंस लर्निंग से हमने एमबीए को भी कंप्लीट किया और डिस्टेंस लर्निंग से डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का नॉर्मल जो कोर्सेज वहाँ अवेलेबल थे वो किए। साथ में कॉस्मेटोलॉजी का भी कोर्स मैंने प्री मैरिज स्टार्ट किया, पर वो मेरा जो कंप्लीट हुआ वो पोस्ट मैरिज हुआ। तो मैरिज के आने के बाद फिर क्योंकि एग्ज़ाम देने बेंगलोर जाना था, बॉम्बे से कुछ स्टडी हमने लर्न की, कुछ लेज़र ट्रीटमेंट मैंने बॉम्बे से लर्न किए, कुछ लेज़र ट्रीटमेंट बेंगलोर से लर्न किया। फिर तो मेरी जो एक बार सक्सेस जब नागपुर में मैंने अपना सेंटर 2000 में ओपन किया, आज जैसे आप वीकेबी न्यूज़, अतुल भैया से मैं सालों से जुड़ी हूँ, विदर्भ न्यूज़पेपर उनका विदर्भ की बात सालों से चल रहा है, ऐसे ही सारे मीडिया ने जो सपोर्ट किया
और जो हाइक मुझे नागपुर में मिली, फिर मेरा मन कभी पीछे नहीं हुआ। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी तक मैंने 12 कंट्रीज़ में जाके स्टडी कर ली, हर लेज़र को, हर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, सारे सर्टिफिकेट कलेक्ट किए। आज कॉस्मेटोलॉजी की बात करें, ट्राइकोलॉजी के लिए बात करें, वेट लॉस के लिए बात करें, इंटरनेशनल बॉडी स्कैनिंग की यदि आप बात करते हैं तो वी आर अचीव द मैनी सर्टिफिकेशन। एंड फिर मैंने एक नेचुरोपैथी की डिग्री भी कवर की क्योंकि वो डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो देन मैनी थिंग्स वी कैन डू द स्टडी एवरी डे। ओके तो मैम ये तो रही आपकी बिफोर मैरिज वाली जर्नी। आफ्टर मैरिज जो एक जर्नी स्टार्ट होती है एक लड़की के लिए, एक लड़की का पड़ाव, मायके का जो पड़ाव होता है वो स्टॉप होकर अपन एक नए परिवार से जुड़ते हैं, नए लोगों से जुड़ते हैं। तो आपके ससुराल में जो आपके कुछ पेरेंट्स इन लॉज है, या चाहे आपके पति हो, चाहे आपके ननद जी हो, उनकी क्या भूमिका रही इस क्षेत्र को लेकर? देखिए, जब मैं मैरिज होकर नागपुर आई तो मैं फ्रेंकली, मुझे 1 साल तो जब घर में रहने की बात आई थी तो मैं रह ही नहीं पाती थी, क्योंकि बचपन से नेचर था कि बिज़नेस किया है और मेरे हस्बैंड का इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस था उस टाइम, तो वो मेरे को बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता था। तो तभी एक थीम मन में आई कि क्यों नहीं हम अपनी जो एजुकेशन है और लोगों से जो अपना जज्बा है बचपन का उसको क्यों नहीं कवर करें। तो फिर मैंने फर्स्ट जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन 6 अप्रैल 2000 में ओपन किया। उसमें उसके बाद रेगुलर उसमें डेली अपडेशन हम लोग करते चले गए कि पहले केवल वेट लॉस सेंटर ओपन किया, फिर स्किन क्लिनिक उसमें इंक्लूड की, फिर हेयर ट्रीटमेंट इंक्लूड किया, फिर हेयर ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड किया, फिर देन सर्जरीज़। पहले मैं सर्जरीज़ नहीं करती थी, लेज़र्स यूज़ नहीं करती थी, फिर पूरा लेज़र स्टार्ट कर दिया। फिर 2007 में, जैसे आज मैं टेलीफोन एक्सचेंज में, ये लगभग मेरी 10,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, ऐसी ही एक बिल्डिंग हमने गांधी बाग में 2007 में न्यू इनोग्रेशन किया और उस टाइम 6,000 स्क्वायर फीट में सारे सेंटर को कन्वर्ट किया। हेल्थ सेक्टर में जिम इक्विपमेंट्स वगैरह भी अपन ने स्टार्ट किए, मल्टीपल थिंग्स, लगभग 4 to 5 लेज़र्स उस टाइम मैंने बाय किया था। तो एवरीथिंग वी कैन अडॉप्ट इन एवरी पोर्शन। फिर 2012 में वर्धा रोड में भी अपन ने क्लिनिक ओपन किया, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी स्पेस में अपन ओपन किया। पहले कुछ लेंटर लीज पे लोकमत स्क्वायर पे ओपन किया, फिर अगेन 2017 में एक री इनोग्रेशन किया और अपनी फिर से 6,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बनाई और उसमें 6th फ्लोर में अभी भी मेरा क्लिनिक वर्धा रोड पर भी चल रहा है। और एडॉप्शन मेरा हमेशा से नेचर रहा है और आप सबका, मैं ये मानती हूँ कि मेरी लाइफ की जो सक्सेस है उसमें सबसे बड़ा पार्ट मैं अपने सारे मीडिया भाई को हमेशा देना चाहूँगी। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह हो जाती है जहाँ से हमें प्रचलित, हमारा जो नाम है प्रचलित होना शुरू हो जाता है। तो मैम आपकी जर्नी में आपने तो अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कर लिए हैं, मैं तो आऊँगी ज़रूर उस सवाल पे। तो मेरा एक ये है कि ऐसे इस जर्नी में कभी ऐसा कुछ मोमेंट हुआ है आपके साथ कि आपने सोचा कि नहीं अब बहुत हुआ, मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं गिव अप कर रही हूँ, या फिर मैं ये क्षेत्र जो है, ये जो फील्ड है, मैं नहीं कर पाऊँगी आगे? देखो, ये जो सिनेरियो आया ये पूरे वर्ल्ड का एक साथ आया था, चाहे मैं अपने लिए बात करूं या मैं किसी भी क्लिनिक्स के लिए बात करूं, क्योंकि अभी तक 2020 तक यदि मैं बात करूं तो इस तरह का मन कभी नहीं हुआ। यदि इस तरह कोई मन रखती थी तो 2019 में मैं इतनी बड़ी क्लिनिक में कन्वर्शन नहीं करती थी, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा लाइफ का स्टेप था कि मैंने गांधी बाग को एकदम ड्रॉप किया और इस बिल्डिंग में टेलीफोन एक्सचेंज में जहाँ आज मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, ये बहुत बड़ा सेटअप मैंने बनाया। पर जब लॉकडाउन लगा, ये बात 24 मार्च को, वो एक फेस ऐसा था, क्योंकि मेरी क्लिनिक स्किन क्लिनिक है, हेयर क्लिनिक है, हमेशा टच का काम है और वायरस का जिस तरह से सबके मन में डर था, तो एक फेस हम लोग ने ऐसा देखा कि पेशेंट के मन में भी बहुत हेजिटेशन हो गए थे एंड पेशेंट इज़ नॉट विलिंग, क्योंकि घर की परमिशन नहीं थी, पुलिस पेशेंट आना चाहते थे तो पुलिस उनको आने नहीं देती थी। तो ये जो सिचुएशन थी, ये मेरी लाइफ की सबसे हार्ड स्टेज थी, जिसको बहुत मुश्किल से कवर किया। फिर सेकंड फेज में भी जब लॉकडाउन लगा, तो जो अपने फर्स्ट लॉकडाउन से क्लीन करने के बाद सेकंड लॉकडाउन तक काफ़ी हद तक क्लिनिक को हमने वापस एक लाइन पे ला लिया था। पर सेकंड लॉकडाउन जो इतना क्रूशियल था कि हर लाइफ की एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल कंडीशन थी, उसको भी बहुत ज़्यादा फेस किया। अभी फिर हम मानते हैं कि यदि थर्ड फेज नहीं आया तो सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी और हमारी मन की नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ।
अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। जी बिल्कुल सही बात कही है आपने। थर्ड वेव तो आनी ही नहीं चाहिए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि थर्ड वेव नहीं आए। लेकिन मैम ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा कोई मोमेंट आपके साथ हुआ होगा कि जैसे ये तो बहुत आपने बात बुरे मोमेंट की आपने शेयर की, लेकिन आपने इतनी सारी अचीवमेंट की है, कोई ऐसा एक बेस्ट अचीवमेंट रही आपकी जो आप कभी नहीं भूल पाओगे और उस वक्त आपको ऐसा लगा कि आपने सब कुछ पा लिया है? सबसे बेस्ट जो अब तक के अचीवमेंट में सबसे बेस्ट जो मोमेंट रहा आपका? देखिए, अब तक के मेरे को एक्चुअली 80 नेशनल 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी सिटी में हमारा फेलिसिटेशन होना। तो महावीर यूथ क्लब एक अवार्ड देता है जिसको गिना जाता है महावीर युवा गौरव पुरस्कार। वो पूरे समाज में से हर साल केवल एक ही व्यक्ति को मिलता है। तो मैं ये मानती हूँ कि जिस कम्युनिटी को मैं बिलोंग करती हूँ उस कम्युनिटी ने यदि हमारी पहचान कर ली तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो 2017 में उन्होंने मुझे महावीर युवा गौरव पुरस्कार दिया। और एक जैन सेवा मंडल करके ऑर्गेनाइजेशन है जो अहिंसा अवार्ड देती है। मतलब मैंने अहिंसा पे भी काफ़ी काम किया है। 4 to 5 ईयर मैंने रैलीज़ निकाली। संथारा में मैंने 14,000 लोगों को एक जगह इकट्ठा करके बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जैन समाज का। उसके बाद जब नागपुर से यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही थी, भेड़ बकरियों का एक्सपोर्ट हुआ था, जब नागपुर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था एक साथ 1 लाख पशुओं को बाहर विदेश भेजना, तो वो प्रोग्राम की उसको भी हमने पशु की जान बचाने के लिए अहिंसा पे बहुत बड़ा काम किया। तो इन सब के लिए अहिंसा गौरव पुरस्कार भी मुझे समाज से मिला। और उसके बाद जैसे नव भारत हेल्थ अवार्ड दे दिया, लोकमत आइकॉन ऑफ विदर्भ दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इट्स अ बिगेस्ट सक्सेस ऑफ माय लाइफ कि जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिला। बिल्कुल। जैसे कि आपने आपकी अचीवमेंट के बारे में बताया है, लेकिन मैम ऐसे होता है कि कोई भी क्षेत्र हो, महिला जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करती है, भले ही काफ़ी उसको पॉजिटिव वाइब्स आती है, लेकिन एक नेगेटिव वाइब्स तो ज़रूर होती है। क्योंकि महिला अगर आगे बढ़ने की बात करे तो कोई ना कोई उसे पीछे खींचने की काम ज़रूर करता है। तो आपके लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ है कि, क्योंकि एक जलन जो होती है महिलाओं के प्रति काफ़ी होती है, मैं भी एक महिला हूँ तो मैं काफ़ी अच्छे से समझ सकती हूँ, तो ऐसा कोई मोमेंट हुआ है कि कोई? हाँ, देखिए, यदि मैं नेशनल लेवल पे बात करूँ तो मैं अपनी समाज की लगभग 5 ऑर्गेनाइजेशन है, श्री दिगंबर जैन महासमिति, पुलक जैन चेतना मंच और साथ में दिगंबर जैन महासभा, जैन माइनॉरिटी फेडरेशन। जब मुझे हमेशा एक ऐसा होता है कि मतलब जैन समाज में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने घर से, इवन लेडीज़ की मैं बात करूं तो बहुत कम लोग होते हैं जो घर से बाहर निकल के इतनी बड़ी पोस्ट पे, आज बॉम्बे जाना, दिल्ली की मीटिंग अटेंड करना, कल कहीं, अभी तो ये मीटिंग कोविड की वजह से ऑनलाइन होने लगी, उसके पहले तो सारी मीटिंग ऑफलाइन ही होती थी। तो वो एक फेस आता था कि कम्युनिटी से ही कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होती है कि वाई दे आर गुड। तो वो हमेशा एक जो बैकफुट करने की जो हैबिट होती है कि इनको स्टेज पे इनवाइट नहीं करना या इनको आगे नहीं बढ़ने देना, वो एक उन्होंने काफ़ी टाइम किया। मतलब जैसे जब बड़े प्रोग्राम होने की बात हुई तो क्यों स्टेज पे लाना है, तो इस तरह से फील किया। दूसरा सबसे बड़ा फीलिंग यदि मैं बात करूं कि मैं महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूं, और ये चीज़ मैंने हमेशा फील किया कि जिस तरह से हम एक और ज़्यादा ग्रोथ अपनी कांग्रेस कम्युनिटी में ला सकते हैं, तो इसमें मैं जेंट्स पे कोई मतलब बात नहीं करूँगी, पर लेडीज़ ही लेडीज़ को आगे नहीं बढ़ने देती। जैसा आपका जो क्वेश्चन था, तो वो एक ये चीज़ मैंने हमेशा महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस के पद पर रह के ये फील किया है कि आज हम कांग्रेस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जिस तरह से मैं सभी फील्ड में करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी प्रतिभा है उतना परफॉर्मेंस मैं कांग्रेस में अभी तक नहीं दे पा रही हूँ। यदि सारी लेडीज़
एक सोच में चले तो मैं ये मानती हूँ कि इससे ज़्यादा हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और देंगे। तो यहाँ पे एक फीलिंग आती है कि जो अपने को जो वैल्यू मिलना चाहिए वो उतना रिस्पेक्ट वहाँ नहीं हो पाता, इस वजह से काफ़ी टाइम काफ़ी हर्ट भी होता है। पर एज ए गुड फेथ कि हम अपने कांग्रेस विचारधारा को बिलोंग करते हैं, हम उस पर चलेंगे। पेस है, धीरे धीरे आगे निकलेगा। आप क्लिनिक्स, आप जैसे ब्यूटिशियंस क्लिनिक्स भी है आपके, आप सोशल वर्कर भी है, आप पॉलिटिक्स में भी है, आपका नाम काफ़ी प्रचलित है, तो आप ये तीनों जो फील्ड है वो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि एक डिफ़िकल्टी आती ही है कहीं ना कहीं, लेकिन देखिए कैसा है, मैं अपने टाइम को एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं होने देती। मेरा एक नेचर है कि यदि घर के जो काम है, ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम आज भी करती हूँ। मॉर्निंग मेरा गेटअप टाइम बहुत जल्दी है, मैं 6-6:15 मैक्सिमम, फिर अपनी हेल्थ एक्सरसाइज से फ्री होके मैं मंदिर का भी डेली करती हूँ। और बच्चों को जो दिन भर लगना है मैं सुबह वो सारी चीज़ मैनेज कर देती हूँ। एक घंटे टाइम मैं मॉर्निंग में अपने घर को ज़रूर देती हूँ। उसके बाद जब पॉलिटिकल बात आती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, क्लिनिक में 10:30 साफ क्लिनिक में आ जाती हूँ। दोनों क्लिनिक में लगभग दिन में 4 से 5 घंटे टाइम देती हूँ। पर जब भी मैं 1 मिनट के लिए भी फ्री होती हूँ, यदि मुझे लगता है कि आज मेरे को कोई पॉलिटिशियन से अभी काम करना है, तो मैं एक हाथ से अपना ट्रीटमेंट करती हूँ और दूसरे हाथ से फट से मैं दूसरे काम फिनिश कर लेती हूँ। यदि मुझे कहीं जाना भी है तो मैं पेशेंट को टाइम अरेंज कर लेती हूँ कि ये टाइम पे पेशेंट को बुलाना है, इस टाइम पे मैं, और आप मेरे को इतने बजे से इतने बजे जाना है, तो देन वी कैन गो देयर एंड सडनली वी कैन कम बैक। मैं बाहर जाके भी टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती। जितना यूटिलाइज़ जहाँ लगना है उतना ही यूटिलाइज़ करके, साथ में एक बहुत बड़ी बात है कि लगभग 40 स्टाफ है मेरे पास, तो जो काम मैं पर्सनली नहीं कर पाती पर मुझे ऐसा लगता है कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को कोई ऑफिसर के पास भेजना है या कोई चीज़ सर्कुलेट करना है, कोई पोस्टर बनवाना है, कोई ट्रॉफीज़ कुछ डिज़ाइन, तो फटाफट मैं अपने स्टाफ का सपोर्ट लेती हूँ। मेरे बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये मान चलती हूँ कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी हम लोग एक हाफ एन आवर 1 आवर्स में अरेंज कर लेते, क्योंकि फैमिली और स्टाफ का बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिलता है। तो ये लाइफ का यदि मैं 1-1 मिनट यूज़ करूँ तो मैं ये मानती हूँ कि मैं 4 वे वर्किंग कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, नारी शक्ति इसीलिए कही जाती है क्योंकि एक नारी जो है सभी भूमिकाएं बखूबी निभाती है, चाहे वो बाहर की भूमिकाएं हो, चाहे वो घर के दीवार के अंदर की भूमिकाएं हो। तो मैम, जैसे महिलाओं को अगर इस क्षेत्र में आना है, कुछ करना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं जिनको अपनी पसंद, जो अपनी चॉइस होती है वो अधिकार है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में आने के लिए महिलाओं ने क्या मतलब करना चाहिए और क्या नहीं, आप हमारे माध्यम से इस क्षेत्र में जो कदम रख रही है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये मैसेज देना चाहूँगी कि आज ये जो फील्ड है, जैसे मैं कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ, ट्राइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ और साथ में ओबेसिटी वेट लॉस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। लगभग देखिए, जब आपका इंटरेस्ट यदि इस फील्ड में है तो मैंने भी 5000 प्लस स्टूडेंट को इस फील्ड में ला चुकी हूँ और 900 प्लस स्टूडेंट को जॉब रिप्लेसमेंट भी कर चुकी हूँ। और आज लगभग थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स अपने लेग्स पे स्ट्रेंथ में खड़े हुए हैं। तो हर लेडीज़ को ये मानना चाहिए कि जैसे कल्चर फॉरेन में है कि आज हम पहले इंडिया में आप देखते थे तो हर घर में केवल हाउस वाइफ होती थी, आज परसेंटेज 50-50 में कवर हो गया है कि 50% लेडीज़ आज बाहर हैं और 50% लेडीज़ आज भी हाउस वाइफ हैं। पर हर व्यक्ति में अपनी छुपी हुई एक प्रतिभा होती है, उनका खुद का एक गुण होता है, उनकी वर्किंग एबिलिटीज़ होती है। यदि उनको जिस लाइन में भी आगे बढ़ना है, यदि इस लाइन में वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि कॉस्मेटिक, इवन यदि वो ब्यूटिशियन बनना चाह रहे हैं, तो उसमें कैसा होता है कि पहले ब्यूटिशियन को एक वैल्यू नहीं दी जाती थी, हेयर ड्रेसर को एक वैल्यू नहीं दी जाती, मेकअप आर्टिस्ट को एक वैल्यू नहीं दी जाती थी। बट सेक्टर स्किल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं बोर्ड मेंबर भी हूँ, उन्होंने इस स्टेप के लिए, और आईबा ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एफर्ट्स लगाए हैं। और जिस तरह से एक पेंटिंग एक आर्ट है, इस तरह से हमको ये वैल्यू देना चाहिए कि जो मेकअप करने वाले आर्टिस्ट हैं, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी हार्ड। तो पेंटिंग आप वॉल पे बनाते हो पर मेकअप फेस और स्किन पे किया जाता है। तो जो भी आज यदि ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्किंग हो रही है वो बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से आर्ट सीख के आ रहे हैं। इसी तरह से यदि मैं स्किन पे बात करूँ या ब्यूटिशियन की मैं बात करूँ तो उनको भी आर्ट सीखना आज बहुत कठिन है। पहले आप ब्यूटिशियन में केवल फेशियल वैक्सिंग को जानते थे, पर आज फील्ड बहुत चेंज हो चुकी है, आज बहुत रिस्पेक्टिव फील हो गई है। आप अपनी पहचान आज नागपुर में रहते हुए या विदर्भ में कहीं भी रहते हुए, यदि आप बहुत बड़ा लेवल पे भी काम करना चाहते हैं तो आज इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनसे, हम सब लोग जैसे हम कॉस्मेटोलॉजी लर्न कराते हैं, ट्राइकोलॉजी लर्न कराते हैं, नेचुरोपैथी बढ़ाते हैं,
ऐसे आप जब गूगल पे सर्च करते हैं तो देयर इज़ अ मैनी इंस्टीट्यूट, तो आप अपनी विलिंग ज्वाइन कीजिए एंड देन यू हैव टू डेफिनेटली ज्वाइन, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि चीज़ आपकी होती है, क्लिनिक आपकी होती है, या पार्लर आप बना रहे हो तो पार्लर आपका खुद का होता है, तो आप सेल्फ मेड बिजनेस वूमेन बन जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा होता है कि आप जॉब नहीं करके सेल्फ मेड बनते हैं, आपकी डिग्री, आपकी पहचान ही अलग होती है, और आप में यदि गट्स हैं तो आप ज़रूर बहुत सक्सेस हो जाते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा आपने मैसेज दिया है। अब बात हम नवरात्रि के पर्व की करते हैं कि नवरात्रि जो है आप वो किस तरीके से मनाती है और क्या क्या आप तैयारियां करके रखती है नवरात्रि की? देखिए, मैं फ्रेंकली बताऊँ, नवरात्रि हम लोग जैनिज़्म में बहुत कम मनाते हैं। हम लोग, मैं तो जैसे हम वी आर द परवार, तो नॉर्मली हम लोग जब गरबा बहुत अच्छे से होता था तो डेफिनेटली हम लोग गरबा खेलने ज़रूर जाते थे। फिर भी नवरात्रि में मेन हमारा ये एक्सेप्ट होता है जैन धर्म के हिसाब से कि ये बहुत अच्छा पर्व होता है। इनके सारे मुहूर्त, आज 9 डेज़ यदि मैं मानूँ तो 9 डेज़ जो देव से जो एनर्जीज़ निकलती हैं ये बहुत पॉजिटिव वेव्स होती हैं। तो इस दिनों में हम जितना भी धर्म करते हैं, जितना भी ध्यान करते हैं, जितनी पूजा करते हैं, जितनी अर्चना करते हैं, उसके वेव्स आपको 1000 टाइम ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि यदि नवरात्रि के अंदर हमने नव देवताओं के साथ अपनी पूजा कर ली तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और टाइम जब मिलता, जब गरबा चलता था, तो मैं ये मानती हूँ कि हम लोग भी गरबा में ज़रूर जाते थे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, आपसे बातें करके, और आपकी ये जो जर्नी है बहुत अच्छी लगी। एक हिम्मत सी आ जाती है किसी वुमेन से या नारी से हम मिलते हैं और उनसे उनकी जर्नी समझते हैं, जानते हैं, तो एक हिम्मत सी आ जाती है अंदर कि नहीं, एक औरत जो है वो हर सारी भूमिकाएं निभाकर भी आगे बढ़ सकती है, सिर्फ जिद और हुनर की पहचान चाहिए। तो बस आज की इस खास मुलाकात में आपके लिए इतना ही। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।